हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? कैसे हो सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है? कुछ तो परेशानियां हैं ही सर। समय कम बचा है, अब 180 दिन, लगभग 6 महीने हमारे पास बचे हुए हैं जेई के पहले अटेम्प्ट को लेकर, क्योंकि हम जो अब स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे वो जेई के मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इस पूरे सेशन में, ये जो छोटा सा एक सेशन है, इस सेशन में आप डिस्कस क्या करने वाले? देखो, सबसे पहले तो वो सबसे कॉमन सवाल जो आजकल हर बच्चे के दिमाग में है, क्या मैं अब शुरू करूं तो कर सकता हूं? क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? क्या 99-98 परसेंटाइल लाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो देखो, एक तो बड़ा क्लियर है कि इसका जवाब मेरी तरफ से तो मैं मना ही करूंगा। नहीं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जो बच्चे अभी भी ये सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह से टाइम वेस्ट तुमने अब तक किया, उसी तरह से टाइम वेस्ट तुम आगे भी करोगे। तो इसलिए ऐसे बच्चों के बारे में तो मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, जो अभी भी सिर्फ प्लानिंग के इरादे से बैठे हैं कि कोई प्लानिंग दो तो हम सोचेंगे हमें करना है। क्योंकि उन बच्चों को एक चीज तो सबसे पहले से पता ही थी कि हमें जब तक पूरे एफर्ट्स हम नहीं लगाएंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 98 परसेंटाइल लाना, 99 परसेंटाइल लाना कोई आसान काम नहीं है। आपको उसके लिए लग कर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर अब आप डिसाइड कर चुके हैं, यानी अब मैं उन बच्चों से बात करने जा रहा हूं जो अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं सर, अब जो भी प्लान मिलेगा या अब जो भी हमें करने के लिए कहा जाएगा, वो हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, तो अब उम्मीद बनती है कि वो एक अच्छा स्कोर ला सकता है। इवन जेई मेंस ही नहीं, वो जेई एडवांस में भी एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकता है, अगर उसने लगकर बिना किसी समय को बर्बाद किए आगे के बचे हुए टाइम को इस्तेमाल किया। तो देखो, सबसे पहली बात यह है जो हमें सबसे पहले डिस्कस करनी है, वो ये है कि मैं इस पूरे सेशन में उन सारे बच्चों को केटर करने वाला हूं जो 12th में हैं, जो ड्रॉपर्स हैं। 12th में भी मैं स्पेसिफिकली 2 तरह के बच्चों के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं अभी बच्चों को कैटेगराइज करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। सारे बच्चे अगर बहुत ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो उनको एटलीस्ट इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि अगर इस तरह से आगे बढ़ा जाए तो ये काम जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, ये मुश्किल नहीं है, ये किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले एक चीज तुम्हें क्लियर कर दूं, क्या रीजन रहा है अब तक तुम्हारी सारी परेशानियों का। क्योंकि अगर वो परेशानियां आगे भी रहती हैं तो फिर सर क्या मैं ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता? क्या मैं ये नंबर ला सकता हूं, नहीं ला सकते? क्या मेरा स्कोर इतना आ सकता है, नहीं आ सकता? क्या मेरी रैंक आ सकती है, नहीं आ सकती? क्यों? क्योंकि अभी भी तुम वही सब काम करोगे जो तुमने अब तक गलतियां की। तो जो सबसे बड़ी गलतियां जो मेरे दिमाग में आती हैं, जो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, उनमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगर करने की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि हम बहुत रैंडम रहे हैं सर। हम बहुत रैंडम रहे हैं, हम अपनी तैयारी में बहुत रैंडम रहे हैं। हमने कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कभी कहीं से कुछ पढ़ लिया, कभी कहीं से कुछ पढ़ लिया। हमने कुछ प्लानिंग कभी की नहीं, और उस प्लानिंग की वजह से, जो हमने प्लानिंग ही नहीं की, उसी वजह से हमारा पूरा सिलेबस सत्यानाश हो गया सर। दूसरी अगर एक और रीजन की बात करें तो हमने सर कभी भी कोई फिक्स रिसोर्स यूज ही नहीं किया सर। हमें किसी ने कहा ये अच्छा है तो हमने वो पढ़ लिया, किसी ने कहा ये वाली टेस्ट सीरीज अच्छी है, वो टेस्ट सीरीज देखनी शुरू कर दी, किसी ने कहा ये बुक अच्छी है, वो बुक देखनी शुरू कर दी। सर हमने कहीं YouTube से ये देखना शुरू कर दिया, कहीं हमने वहां से वो देखना शुरू कर दिया। हमने कोई एक प्रॉपर रिसोर्स अपना बनाया नहीं जिसको हम फॉलो करने वाले हो। ये भी एक कमी बहुत बड़े बच्चों, बहुत सारे बच्चों की हो चुकी है। तीसरी बात अगर कहा जाए तो हमारे पास रिवीजन का कोई तरीका ही नहीं है सर। हमें ऐसा लगता है हमें सिर्फ आगे भागना है सर। रिवाइज के बारे में या रिवीजन के बारे में तो हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम तो ये जानते ही नहीं सर कि रिवीजन भी एक चीज होती। उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट, लेक्चर देखना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेक्चर को सुनना, समझना और उसको समझना, इंटरेस्ट के साथ सुनना, इंटरेस्ट के साथ समझना, ये सबसे आसान काम, क्योंकि वो नया है। रिवीजन सबसे ज्यादा दर्द देता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उससे आपकी अपनी औकात पता चलती है। जब आप कोई चीज रिवाइज करते हैं तो उस टाइम आपको पता चलता है कि मजे तो तुम बहुत ले रहे थे। जब लेक्चर चल रहा था उस टाइम पर तो तुम्हें बड़े मजे आ रहे थे, और आज 10 दिन बाद तुम इसी को रिवाइज कर रहे हो तो तुम ऑलमोस्ट 80% चीजें भूल चुके हो। और ये तो दिमाग का उसूल है। इसमें हम इंटेलिजेंट हैं या हम कम इंटेलिजेंट हैं, वो हमसे ज्यादा तेज है, वो हमसे कम तेज है, इसका कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये दिमाग का अपना एक पैटर्न है कि हमारी आदत है जिन चीजों को हम बार बार नहीं देखेंगे वो चीजें हमारे दिमाग से निकल जाएंगी, और जिन चीजों को हम बार बार देखेंगे वो हमारे दिमाग में बनती चली जाएंगी। और उसके लिए बार बार रिवीजन का मतलब ये नहीं होता सर अगर 10 दिन में एक चीज रिवाइज करनी है तो सर क्या हर 10 दिन में वो चीज रिवाइज करेंगे ना। जब तुम किसी चीज को 10 दिन बाद रिवाइज करोगे तो तुम ऑलमोस्ट 80% चीजें सपोज भूल चुके हो। लेकिन अगली बार जब तुम उसको पढ़ चुके हो और अगली बार जब तुम उसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें उनमें से 50% चीजें दोबारा याद आएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रिवाइज करने में टाइम बहुत कम करना पड़ेगा। यानी उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते आपका रिवीजन इतना इफेक्टिव हो चुका होगा कि आप बहुत जल्दी उन चीजों को देखकर भी रिवाइज कर चुके होते हैं। यानी लेक्चर्स को देखना हमें आसान लगता है, क्लास चल रही है, क्लास को देखना हमें आसान लगता है, बट रिवीजन को तो हमने आज तक वेटेज दी नहीं, जिसकी वजह से हमारे लिए बिल्कुल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है अगर ये गलतियां दोबारा होने वाली। और चौथा जो पॉइंट मुझे समझ में आता है वो ये है कि मॉक से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है सर। ये वो सब चीजें सर जो हमें बताती हैं खूब सब बेकार चल रहा है, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम खराब कर रहे हो, तुम्हें ये टॉपिक नहीं आता, तुम्हें ये, अरे तो ये तो अच्छी चीज थी ना यार। ये चीज अगर इम्तिहान से पहले, मेन एग्जाम से पहले तुम्हें पहले से पता चलने लगे कि आपको ये चीज नहीं आती, आपको ये चीज नहीं आती, आपको ये चीज कम आती है, तो क्यों ना हम उन चीजों पर काम कर लेते। अगर हम उन चीजों पर काम कर रहे होते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज भी हमारे हालात ठीक नहीं है तो उनमें ये 4 सबसे बड़े पॉइंट, और इन चारों से भी बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मुझे तो परफेक्शनिस्ट बनना है सर, मुझे तो इस चैप्टर में बॉन्ड, बिल्कुल समझ लो बॉन्ड बन जाऊंगा सर मैं, मुझे बैंड बजानी है सर एक एक सवालों की। अरे 100 में से 90 सवाल भी हो गए तो आगे बढ़ो ना यार।
आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी चीज के लिए परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई ये तो हर चैप्टर के साथ है, कुछ सवाल होते हैं, ज्यादातर सवाल हो जाते हैं अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, कुछ सवाल मुश्किल रह जाते हैं, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ें, आप उसको दिमाग में बार बार घुमाते रहें, रिवाइज करते वक्त उसके ऊपर कोशिश करें, उनके हल जानने की कोशिश करें, उनके सोल्यूशन जानने की कोशिश करें, लेकिन उनकी वजह से जब तक आप वो नहीं खत्म करते आगे नहीं बढ़ते। ये आदत बंद कर दो। यानी मुझे परफेक्शनिस्ट नहीं बनना सर, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे एक अच्छा सिलेक्शन चाहिए जो कि मैं बहुत आराम से ला सकता हूं विदाउट ये कह के कि मुझे इस टॉपिक पर कुछ भी पूछ लो मैं जवाब दे सकता हूं। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। यानी ये कुछ चंद 5 गलतियां हैं जो मेरे हिसाब से जो तुम लोग करते हो, जिसको अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। यानी सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इफ, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये सिलेक्शन नहीं हो। यानी सबसे पहले तो अपने मन से ये सारी बातें हटा देते हैं। क्लियर? ठीक है। ये चलिए सर अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर सबसे पहले मैं ये जानता हूं जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उस एग्जाम में एक्चुअली हमें करना कितना है सर। मतलब जब तक पता ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि यार हम कर क्या रहे हैं, कितना करना है, कितनी कोशिश करनी है, क्या इतने एफर्ट से हो जाएगा, नहीं होगा, तो तब तक तो कोई फायदा नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बेंचमार्क क्या है। तो जो मैंने बेंचमार्क सेट किया है, जो एनटीए ने बेंचमार्क ऑलरेडी सेट कर रखा है, वो ये है, हमने ऑन एंड ऑफ जनरल बात करी है। जनरल बात ये कि 180 के आसपास, 190 के आसपास अगर आपका स्कोर रहता है तो आप 99 परसेंटाइल के आसपास ला सकते हैं। और अगर मैं 95 परसेंटाइल मान के चलता हूं कि भाई लगभग 120 नंबर, 93 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल के आसपास जेई अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के लोगों को अलाउ करता है आगे जाने के लिए, तो अगर मैं 95 परसेंटाइल की भी बात करूं तो 130 132 नंबर के आसपास हमारा 95 परसेंटाइल तक का स्कोर बनता। इसका मतलब ये हुआ सर पेपर 300 नंबर का है, उस 300 नंबर में से अगर मैं 180 के आसपास ले आता हूं, 90 के आसपास, तो सर मैं 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूं। 98 के लिए सर 165, सर ये बड़े डिसेंट और सिंपल स्कोर है सर। 300 में इतने नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं नजर आती। और सुनिए अच्छी बात, सर फिजिक्स के लिए 99 परसेंटाइल तक अगर आपको बढ़ना है तो आप 70-80 नंबर ले आइए, आपका काम चल जाएगा। केमिस्ट्री में 65 से 75 तक के नंबर ले आइए, आपका काम चल जाएगा। और इसी तरह से मैथ्स में अगर आप 45 से 60 तक के मार्क्स ले आते हैं, दैट डिपेंडिंग कि मैथ्स का पेपर या फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर कितना टफ है, कितना इजी है, तो ऑन एंड ऑफ बात करें तो ये लगभग वो स्कोर है जो आपको 99 परसेंटाइल के आसपास तक पहुंचा सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप इस तरह के स्कोर्स को लाकर भी एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। अब सर बात यह आती है कि 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर लाना, केमिस्ट्री में 65 नंबर लाना, मैथ्स में 45 नंबर लाना, सर ये करना ये कोई आसान काम नहीं, ये तुम्हें सोचने में ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हमें इतने नंबर लाने हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वो चैप्टर्स घूमना शुरू कर देते हैं जिससे हमारी बैंड बचती है। सर मेरे दिमाग में एकदम से आता, अरे सर आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल आएंगे, सर मैं सवाल कैसे करूंगा, सर आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे नहीं आता, सर मैं कैसे स्कोर करूंगा। अरे तो ये 70 नंबर 80 नंबर लाने में आयनिक इक्विलिब्रियम को इंक्लूड मत करो ना यार। अगर आपको 70 नंबर 60 नंबर चाहिए तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं इन कुछ गंदे चैप्टर्स को छोड़कर। इसका मतलब यह हुआ सर प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले केमिस्ट्री में उन चैप्टर्स के बारे में सबसे पहले बता दीजिए जिन पर मुझे फोकस करना है। या तो वो चैप्टर मेरे क्लास में पहले से लेक्चर में हो चुके हैं या लेक्चर होने वाले हैं, ताकि मैं उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ उन चैप्टर्स को पढ़ूं और समझूं।